एक साइकोलॉजिकल गेम जो खेला जाता है जनता के साथ कि किराए की भीड़ दिखा दो, गाड़ियाँ दिखा दो और जनता को भरमा दो। तो अब ये इनकी नाटक नौटंकी नहीं चलने वाली है। जनता बड़ी जागरूक हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल का एक अंडर करंट एक चल रहा है और ये चुनाव महज जिना नहीं जीता है, ये चुनाव उत्तराखंड सरकार ने जीता था, दल बल ने जीता था। आपको कहीं कांग्रेस नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस जो है वो आपसी गुटबाजी में खत्म हो चुकी है। अब लोगों का मन नहीं है कांग्रेस को वोट करने। 60 विधानसभा में अगर मुकाबला है तो वो बीजेपी वर्सेस यूकेडी, इसके नेता आपस में उलझे हुए हैं, सत्ता की कुर्सी में उलझे हुए हैं। जनता के मुद्दे तो कोई उठा नहीं रहा है। माननीय विधायक महेश जीना जी ने काम नहीं किया, उन्होंने कारनामे बहुत किए। आज सल्ट विधानसभा में एक माफिया हावी हो रहा है। हमारे सल्ट विधानसभा में पत्थरों का खनन हो रहा है सड़कों। हमारे विधायक जी तो वैसे ही बड़े मशहूर, अगर कोई काम कराने जाता है तो उससे ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। महिलाओं को हमने ये कहा है कि हम आपको ढोलक चिमटा दरी नहीं बांटेंगे, घर बैठे पेंशन दिलाएंगे। घर बैठे हम ये इंश्योर करेंगे कि एक एक बालिका का हम गौरा देवी कन्या धन का पैसा उनको दिलाएंगे। उत्तराखंड सरकार एक विधायक को 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह देती है। वो भिकिया सैन में बैठने के लिए नहीं देती, वो मोलेखाल में बैठने के लिए नहीं देती, वो देहरादून में बैठने के लिए नहीं देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रायशुमारी की टीम इन दिनों उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हम जगह जगह जाकर लोगों का मिजाज जान रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं कि आखिर सल्ट जो कि हॉट सीट मानी जाती है उसका उस बार कौन विधायक यहाँ से चुना जाना है। तमाम बड़े बड़े दलों को हमने देखा, कांग्रेस, बीजेपी जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में हम उसको फीका पाते हैं, उसको पीछे पाते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्रीय दल से जो उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड के गठन से पहले से जो है वो संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए इस दल ने आंदोलन किया है और इसका एक नारा है कि हम दल नहीं दिल जीतने आए हैं। उसी यूकेडी के यहाँ से प्रत्याशी राकेश नाथ जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और राकेश जी, आपके रायशुमारी के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप दल नहीं दिल जीतने आए, ये नारा आप देते रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि गठन के बाद से, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक आप लोग सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए, दिल क्यों नहीं जीत पाए लोगों का? देखिए, जहाँ तक दिल जीतने की बात है, आज भी उत्तराखंड क्रांति दल लोगों के दिल में बसा हुआ है। आप किसी भी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता से पूछ लीजिए, वो हमेशा उत्तराखंड क्रांति दल का सम्मानपूर्वक नाम लेते हैं। हाँ, एक हम लोग सत्ता में काबिज नहीं हो पाए, उसका कारण ये था कि देखिए आंदोलन करते रहे। 1979 में ये दल बना तो, और सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो 21 सालों तक आंदोलन करते रहे। देखिए, आंदोलन करना, आंदोलनकारी होना और चुनावी पॉलिटिक्स में उतरना बड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके हमारे जो नेता थे वो आंदोलनकारी थे और राजनीतिक तौर पर जो एक संगठन होता है, राजनीतिक तौर पर संगठन को खड़ा करना और चुनावी प्रबंधन करना, और उसके बाद फिर राजनीतिक परिपक्वता का अभाव होना, राजनीतिक दांवपेच चलना और पीछे जो प्रकरण हुए तो वो उससे जो है दल को नुकसान हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि अब जिस प्रकार से युवाओं का जो जुड़ाव, जो झुकाव उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति आया है, एक क्षेत्रीय अस्मिता, उससे भी ऊपर हटके एक क्षेत्रीय अस्मिता युवाओं में जागी है कि अन्य राज्यों में तो क्षेत्रीय दल हावी हैं, वो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हैं, लोकसभा शेयर करती हैं, विधानसभा शेयर करती हैं, ऑन टेबल उनके साथ बातचीत होती है। तो क्यों ना अपने क्षेत्रीय दल को भी जो है मजबूत किया जाए। ठीक है, अब जो हर राजनीतिक दल से गलतियां होती है, हर नेताओं से गलतियां होती है राजनीतिक, ठीक है, हमारे नेताओं से भी गलतियां हुई हैं, मगर वो माइनर गलतियां हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल ये जो 2022 के चुनाव हैं बहुत दमदार तरीके से जो है बाउंस बैक कर रहा है। आपने ये भी ये कहा कि ये चुनाव की चकाचौंध में जो है यूकेडी फीकी नज़र आ रही है। देखिए, आती है आती है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अक्सर होता है। हाँ, मगर अभी ये जो 2022 का जो चुनाव चल रहा है, मैं ये जो राष्ट्रीय दल जो चुनाव के समय जो आप जिसको चकाचौंध आप कहते हैं मीडिया वाले, मैं उसको चुनावों की नाटक नौटंकी कहता हूँ। नाटक नौटंकी इसलिए कहता हूँ कि ये लोग काम कुछ करते नहीं हैं। उसके बाद ये लोग जो है किराए की गाड़ियाँ घुमा देते हैं, नाच गाने का प्रोग्राम करते हैं। वही भीड़ आप देखेंगे कांग्रेस में जाती है, वही भीड़ बीजेपी में जाती है। वही किराए की गाड़ियाँ कांग्रेस वालों की रैली में होती है, वही किराए की गाड़ियाँ बीजेपी वालों की रैली में होती हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल गेम जो खेला जाता है जनता के साथ कि किराए की भीड़ दिखा दो, गाड़ियाँ दिखा दो और जनता को भरमा दो, तो अब ये इनकी नाटक नौटंकी नहीं चलने वाली है। जनता बड़ी जागरूक हो गई है। जनता अब मुद्दों के ऊपर वोट करेगी। और देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो हमारे पास क्योंकि संसाधन है नहीं, तो हम लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का एक अंडर करंट एक चल रहा है।
जब आप संसाधन कहते हैं तो हम उसको सीधा सीधा समझें कि धन बल और बाहुबल की कमी यूकेडी के पास है, या फिर वो उस तरह की राजनीति नहीं करती जिस तरह की दूसरे दल करते हैं। चलिए ठीक है, यूकेडी पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप यहाँ से प्रत्याशी हैं सल्ट विधानसभा से। जैसा कि मैंने कहा कि एक हॉट सीट है। महेश जीना जो उपचुनाव में भी जीते 6 महीने पहले, वो एक बार फिर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का भी लगभग जो यहाँ सुगबुगाहट है उसमें भी नज़र आ रहा है कि जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो ही गया, बस ऑफिशियल कहना बाकी है। तो आप कहाँ पाते हैं इस रेस में अपने आप को, और मुद्दे जो आपको सल्ट के नज़र आते हैं वो भी गिनाते चलें। देखिए, जहाँ तक हमारे विधायक माननीय महेश जीना जी का सवाल है, उपचुनाव वो नहीं जीते हैं। उपचुनाव उत्तराखंड सरकार जीती है। पूरा संगठन यहाँ था, सारे मंत्री यहाँ थे, पूरा दलबल यहाँ था, तो उपचुनाव वो नहीं जीते हैं। प्लस में जो सहानुभूति थी, एक जो सहानुभूति चली, कोई भी छोटी बड़ी बैठक होती थी चाहे गांव में हो, उसमें जो है मुद्दों के ऊपर वोट नहीं हुई। उसमें जो है हमारे जो पूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी, उनके सहानुभूति के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया। और ये चुनाव महेश जीना जी ने नहीं जीता है, ये चुनाव उत्तराखंड सरकार ने जीता था, दल बल ने जीता था। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, देखिए आपको कहीं कांग्रेस नज़र आ रही है? अभी तक तो नहीं आ रही ना कांग्रेस नज़र। कांग्रेस सल्ट विधानसभा में जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन सल्ट तो कांग्रेस का गढ़ शुरू से कहा जाता है, गठन के बाद से कांग्रेस की विधायक यहाँ पर चुने गए, लगातार चुने गए, तो कांग्रेस के गढ़ की एक इसकी पहचान बन गई सल्ट की, तो फिर कैसे इसको हम नज़रअंदाज करें? देखिए, किसी व्यक्ति से किसी क्षेत्र की पहचान ऐसा नहीं होता कि वही पार्टी है। 10 साल तो बीजेपी के विधायक रहे ना यहाँ। देखिए, कांग्रेस जो है वो आपसी गुटबाजी में ख़त्म हो चुकी है और अब जनता का उसके ऊपर कोई भरोसा भी नहीं रहा। मैं तो क्षेत्र में जा रहा हूँ, अब लोगों का मन नहीं है कांग्रेस को वोट करने का। अब लोग ये कह रहे हैं कि मजबूत विकल्प जो सल्ट विधानसभा में अगर मुकाबला है तो वो बीजेपी वर्सेस यूकेडी, बीजेपी और यूकेडी का मुकाबला है। फाइट में आ गए, हम आ नहीं गए हैं, हम फाइट में हैं। और कांग्रेस में आपको बता रहा हूँ ख़त्म हो चुकी है। और मैं सल्ट की जनता से भी अपील करूँगा कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट ख़राब ना करें, बर्बाद ना करें, और आप उत्तराखंड क्रांति दल को वोट करें। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चल रही है, आपको एक भी कार्यकर्ता प्रचार करता हुआ दिख रहा है? इसके नेता आपस में उलझे हुए हैं, सत्ता की कुर्सी में उलझे हुए हैं, जनता के मुद्दे तो कोई उठा नहीं रहा है। लगातार अगर आप 6 महीने की बात करेंगे तो जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक महेश जीना जी ने काम नहीं किए, उन्होंने कारनामे बहुत किए हैं। मंच पे किसी महिला का अपमान करना, माइक छीन लेना, अगर कहीं बैठक हो रही है तो वहाँ जो है बिजली काट देना, पुलिस वालों को भेज देना, और तरह तरह के जो दबाव बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से मार पिटाई करना, आपने देखा होगा खुलेआम सड़क पे जो है मार पिटाई की, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है क्या हाल उनका कर दिया। और जिस प्रकार से दबाव की राजनीति की जा रही है, आज सल्ट विधानसभा में एक माफिया हावी हो रहा है। हमने कभी नहीं सुना था कि सड़कों पे भी जो है वो खनन होता है। आज हमारे सल्ट विधानसभा में पत्थरों का खनन हो रहा है, सड़कों पे खनन माफिया हावी हो रहा है। शराब माफिया इतना ज़्यादा हावी हो चुका है, अगर आप किसी शराब माफिया से कहें तो वो ये कहेगा जो करना है मेरा कर लो। तो इतना ज़्यादा एक माफिया 6 महीने में एक इतना बड़ा माफिया पनप गया है, तो उसकी एक नींव डल चुकी है। और हमारे विधायक जी तो वैसे ही बड़े मशहूर, अगर कोई काम कराने जाता है तो उससे ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, और फिर जो है उनका रिकॉर्ड निकाला जाता है। किसी को कहा जाता है कि आपके गांव से तो मुझे वोट नहीं मिले, तो हम आपका काम क्यों करें। तो इस तरह के जो है, और एक दबाव की जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो हमारे लोगों के ऊपर तरह तरह का दबाव बनाना। चलिए, राजनीति में हम देखते हैं साम दाम दंड भेद हर तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं, वो बात हम छोड़ देते हैं। मैनिफेस्टो क्या है सल्ट के लिए? राकेश नाथ जो यूकेडी के प्रत्याशी है, उनका विजन क्या है, उनका मकसद क्या है, उनके मुद्दे क्या है? देखिए, हम लोग सल्ट विधानसभा के लिए एक 22 पॉइंट का जो मैनिफेस्टो है वो हम जनता के सामने में सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही रख चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा राकेश नाथ को, तो मैं आपके लिए क्या क्या काम करूंगा। हम लोग मुद्दों के ऊपर तो हम लोग लड़ाई करते आए हैं, उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट गिना देता हूं। जैसे युवाओं के लिए, तो हमारे यहाँ सल्ट विधानसभा का जो युवा है वो बाहर दूसरे राज्यों में रोज़गार करता है। तो हमने उनके लिए कहा है कि अगर हमारे उस युवा को जो बाहर रोज़गार कर रहा है, अगर वो किसी भी कानूनी पचड़े में वहाँ पड़ता है, मान लीजिए जैसे उसका होटल का मालिक परेशान करता है, कंपनी का मालिक परेशान करता है, दुकान का मालिक परेशान करता है, कभी क्या होता है कि उनके परिवार में कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो वो परेशान होते हैं, क्योंकि गरीब घर के होते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग। उसके बाद कभी वो किसी मुसीबत में अगर फंस जाता है, तो मैंने उनसे ये कहा है, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मैं आपके एक बड़े भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह जो है आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। ये हमारा एक विज़न है। दूसरा, हमने कहा है कि जो युवा है, जो यहाँ युवा, उस रोज़गार के लिए हम उनको रोड के किनारे, क्योंकि देखिए रोड बहुत होती है एक विधानसभा में, तो हर 5 किलोमीटर के दायरे में उनको एक वेंडर पॉइंट, एक कियोस्क खुला के देंगे, और उसकी कीमत 25-30 हज़ार रुपये होती है।
तो उस युवा को हम देंगे। अगर हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक रोड के किनारे अगर वो एक वेंडर पॉइंट खोलता है तो एक दिन में 300-400 रुपये की वो जो है अपनी आय कर सकता है। इसके अलावा हमने अपने युवाओं को कहा है कि जो हमारा जो युवा है, अगर वो इसमें आप थोड़ा सा क्लियर करिए, जगह देंगे, एक ढांचा बना के देंगे, क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा इसमें? क्योंकि लोग अपने पैसों से भी खोल देते हैं, आपकी तरफ से क्या सहायता रहेगी? देखिए, अगर वो भाई कहता है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए तो हम उसको पैसा देंगे। अगर वो कहता है जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनूं क्या करूं, तो हम जो है उसको बना करके देंगे। देखिए 3.5 से 5 करोड़ की विधायक निधि होती है ना। तो ऐसा नहीं है ये हो नहीं सकता है, इसके लिए लाखों रुपया चाहिए। 25-30 हज़ार में वेंडर पॉइंट आ जाता है। सपोज दैट अगर हमने जो है किसी को जो है ऑर्डर कर दिया कि भी 10 लाख के वेंडर पॉइंट बनाइए, तो सस्ता भी पड़ेगा, ज़्यादा भी होगा, और हम अपने युवाओं को कह भी सकते हैं कि भी करिए आप। उसको एक मॉडल तो स्थापित होगा। मान लीजिए अगर 20% 25% युवा उसको नहीं कर पाए तो कम से कम 40% 50% युवा उसको कर तो पाएगा। तो ये हमारा एक विज़न है। साथ में महिलाओं को हमने ये कहा है कि हम आपको ढोलक चिमटा दरी नहीं बांटेंगे। हमारा विज़न ढोलक चिमटा दरी का नहीं है। हम महिलाओं को तारबाड़ देंगे खेती के लिए। और हम यह भी नहीं कह रहे कि हम सारे गांव में तारबाड़ कर देंगे, क्योंकि आजकल जो हमारी किसी बहन का अगर नज़दीक का खेत है वो हमें आकार बताएगी कि मेरा ये खेत है गांव के नज़दीक का है, आप इसके लिए दे दीजिए, तो हम उसको तारबाड़ देंगे। और इसके अलावा जो है वो अपनी 6 महीने में 25-30 हज़ार की इनकम उससे कर सकती है। सोच लीजिए अगर हमने 50 लाख रुपए की विधायक निधि तारबाड़ के लिए ऑर्डर कर दी बल्क में, तो कितनी तारबाड़ आएगी। हम इस 250 ग्राम सभाएँ हैं हमारे सल्ट में और शालदे ब्लॉक में, तो हम महिलाओं को ये चीज़ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं। इसके अलावा हमने कहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, आज भी कई बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगी, वो बेचारे दर दर भटकते हैं। हमने उनसे कहा है कि हम घर बैठे पेंशन दिलाएंगे। घर बैठे हमारे लोग वहाँ जाएंगे गांव में, उनके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे और हम लोग खुद जो है उनके कागज़ जो है वहाँ समाज कल्याण विभाग में लगाएंगे, इंश्योर करेंगे कि इनकी पेंशन इनके घर बैठे लगे। हमारी कई बालिकाओं की, कई बहनों के गौरा देवी कन्याधन का पैसा अभी तक नहीं मिला है। हम ये इंश्योर करेंगे कि एक एक बालिका का हम गौरा देवी कन्याधन का पैसा उनको दिलाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं 3 योजना आपको बता रहा हूँ। देखिए, आमतौर पर जनता की ये शिकायत रहती है कि एक बार जीतने के बाद उनका विधायक उनके बीच में नहीं आता। ये है, अभी भी देखा जा रहा है। हाँ, और दूसरी शिकायत ये रहती है कि विधायक निधि का पता नहीं लगता कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। ठीक है, तो मैंने इन सब को तोड़ने के लिए हम 3 चीज़ें ला रहे हैं। नंबर 1, विधायक आपके द्वार योजना। सल्ट विधानसभा में, सल्ट, शालदे और देघाट में हम जगह जगह विधायक कार्यालय खोलेंगे, जगह जगह विधायक कार्यालय खोलेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार एक विधायक को 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह देती है। वो भिकियासैन में बैठने के लिए नहीं देती, वो मोलेखाल में बैठने के लिए नहीं देती, वो देहरादून में बैठने के लिए नहीं देती कि बैठ जाइए एक जगह जम जाइए जनता आपके पास आएगी। वो इसलिए देती है कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूकिए आप 1 महीने में, जनता के बीच में जाइए। तो हम जगह जगह विधायक कार्यालय खोलेंगे। जब हमारे गाँव की एक गरीब जनता को, एक गरीब महिला को, हमारे बड़े बुजुर्गों को ये पता होगा कि उनके नज़दीक के बाज़ार में, उनकी नज़दीक की रोड में उनका विधायक इस दिन इतने से इतने बजे आ रहा है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आ रहा है, तो अगर किसी को लिखना भी नहीं आता वो मुँह से तो अपनी समस्याएं कह सकती है। तो हम ये मॉडल स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा कि जनता का विधायक से जुड़ाव भी होगा अगर हम जगह जगह विधायक कार्यालय खोलेंगे। अब इसमें खर्चा तो कुछ चाहिए नहीं ना, हमें सरकार से एक्स्ट्रा कुछ मानना नहीं पड़ेगा। जो 3.5 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है उसी से काम होगा। और जहाँ तक विधायक कार्यालय की बात है, हम काफ़ी विधायक कार्यालय खोलेंगे। अब आप कहोगे जी इसका पैसा कहाँ से आएगा। हम फ्री में विधायक कार्यालय खोलेंगे। एक विधायक को कौन नहीं छोटा सा कमरा देना चाहता है कि भी 2 घंटे के लिए विधायक आ जाए हमारे वहाँ, हर आदमी चाहता है। तो जनता के साथ मिल के इसको किया जाएगा। दूसरा, जो विधायक निधि का आवंटन है अभी बंद कमरों में होता है। बंद कमरों में अपने आदमियों को किसी खर्चा पाने के तौर पे विधायक निधि बांट दी जाती है। गांव के लोगों को ये नहीं पता होता विधायक निधि आई है या नहीं आई है, वो सब घपलेबाजी हो जाती है। हम ग्राम सभाओं की बैठक में विधायक निधि का आवंटन करेंगे। मान लीजिए 8-10 ग्राम सभाओं की बैठक कर दी, ओपनली बोला जाएगा कि भाई इस दिन जो है ग्राम सभा की बैठक है, आइए गाँव के लोग। वहाँ पर गाँव की समस्याएँ निकल के आएंगी, तो गांव वाले कहेंगे जी हमारे गांव में ये समस्याएं, इस पे दीजिए। तुरंत जो है वहाँ के लिए, उस काम के लिए पैसा अलॉट हो जाएगा। देखिए, जो पैसा बंद कमरों में बैठता है उसकी लाज शर्म नहीं होती, वो बेईमान पैसा होता है। और जो पैसा जनता के बीच में बढ़ता है उस लक्ष्मी की लाज शर्म होती है, उस पर सबकी निगाह भी होती है। तीसरा, हम लोग जनता अदालत, हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे विधायक चुनती है तो हर 6 महीने में जो है जनता जो है मेरे कामों की समीक्षा करेगी। हम जनता अदालत का आयोजन करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से विज्ञापन देंगे। सबको बताया जाएगा कि भी इस दिन जो है इस जगह पे जनता अदालत लग रही है, आइए आप गांव वाले। तो मेरे कामों की जनता समीक्षा करेगी कि जी आपने ये कहा था, ये नहीं हुआ, अभी ये चीज़ रहनी बाकी है, ये समस्याएं बाकी हैं। ये 3 चीज़ें अगर लागू हो जाती हैं तो एक विधायक का अपने जनता से निरंतर संपर्क भी रहेगा और साथ में जो है उनकी छोटी मोटी जो समस्याएँ वो भी हल हो जाएंगी और विधायक निधि का आवंटन भी पारदर्शिता से होगा। नागेश जी, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये हम दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता में, और उससे पहले जिस तरह से वो भी आंदोलन से निकली पार्टी है,
तो कमोबेश कुछ ना कुछ मिलता जुलता कुछ यही एक मॉडल आम आदमी पार्टी का भी रहा कि हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच में जवाबदेह रहेंगे, उत्तरदायी होंगे। फिर सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। फिर आप वीआईपी कल्चर की आलोचना करते हैं तो फिर आप वीआईपी कल्चर में शामिल हो जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे उससे बचाएंगे? क्योंकि यूकेडी का जो इतिहास रहा है उत्तराखंड में, इक्का दुक्का अगर कोई विधायक जीतता है तो वो पार्टी चेंज कर देता है और वो दल बदल देता है जीतने के बाद। तो ये जो परंपरा, ये परिपाटी है, ये भी तो अतीत में हमारे सामने है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमने तल्ला सल्ट में मैंने जगह जगह बैठ के करी, तो मैंने उनसे ये कहा कि तल्ला सल्ट उप तहसील है, इस उप तहसील का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी आपको अपनी खाता खतौनी निकालने के लिए मोलेखाल जाना पड़ता है। तो मैंने जगह जगह मुद्दा उछाला कि अगर आप मुझे विधानसभा भेजते हैं तो तल्ला सल्ट को मैं तहसील बनाऊंगा। तो कई लोगों को यकीन नहीं होता था। उसके बाद हमारे भाजपा और कांग्रेस के मित्र कहते थे कि ये तो बरगला रहा है, आपको ये संभव ही नहीं है कि एक विधानसभा में 3 तहसीलें हो जाएं, क्योंकि 2 तहसील ऑलरेडी हैं। तो भाई साहब, इतना दबाव इनके ऊपर बन गया कि इनको मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा घोषणा करानी पड़ी। तो आज तल्ला सल्ट तहसील है। पहला तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा है वो हो सकता है, मैंने एक विज़न दिया लोगों को। दूसरा, आपने बदलने वाली बात कही। देखिए, किसी के भरोसा करने का एक आधार होता है। महेश जीना जी विधायक बने, सहानुभूति में लोगों ने विधायक बना दिया, मगर 6 महीने में जो उन्होंने कारनामे करे सब जनता के सामने आ गए ना। क्यों? क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्या है भाई साहब कि लोग जो है कभी भी जो है जो प्रत्याशी होते हैं उनका बैकग्राउंड नहीं देखते, उनकी पृष्ठभूमि नहीं देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और जब 6 महीने में देखे कारनामे, उनका व्यवहार देखा, उनका जो एक काम करने का तरीका देखा, तो जनता में जो है आज अराजकता और भय का माहौल है, लोग बात करने से डरते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने जैसे वीआईपी कल्चर की बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी पृष्ठभूमि देखिए, आप मेरा बैकग्राउंड देखिए। मैं पिछले 7-8 सालों से जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। आज भी मैं आपके सामने इंटरव्यू देने आया हूँ तो अपने गाँव से आया हूँ 1.5 किलोमीटर पैदल चल के। तो देखिए, जो जनता के बीच में रहता है उसको जनता का दर्द पता होता है। दूसरी बात, मैंने जनता के मुद्दों के लिए हमेशा लड़ाई की। मैंने कभी भाजपा और कांग्रेस से कभी समझौता नहीं किया है। मैंने स्वतंत्र रूप से उत्तराखंड क्रांति दल तो मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, स्वतंत्र रूप से मैंने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए लड़ाइयों को लड़ा है। तो किसी के ऊपर भरोसा और विश्वास करने का एक आधार होता है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, मेरी पृष्ठभूमि देखिए, तब मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, देखिए, जहाँ तक रही बात होने की बात, आपने कहा दिल्ली में एक मॉडल लेके आए, ये सब किया, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया अभी तहसील का। मैंने आपको एक उदाहरण दिया एक तहसील का कि मैंने ये मुद्दा छेड़ा तो लोग मजाक उड़ाते थे, तो उनको मजबूरी में घोषणा करनी पड़ी। और मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं, देखिए, मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अलग चीज़ होती है। आप मेरा बैकग्राउंड देखिए कि हमने क्या क्या काम किया, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये छाती ठोक के कहता हूँ, कोई विधायक ऐसा दिखा दो जो अपने क्षेत्र में 35 से 40 करोड़ रुपए की कोई योजना लेके आए हो, दिखा दीजिए मुझे। आप हमारे सल्ट विधानसभा के विधायकों को दिखा दीजिए। माननीय रणजीत रावत जी भी रहे और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी भी रहे। दिखा दीजिए अगर ये 35 से 40 करोड़ रुपए की कोई योजना यहाँ लेके आए हूँ। हम लेके आए हैं एक 40 किलोमीटर की रोड प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 40 किलोमीटर की जो रोड बन रही है, इसका आप कॉस्ट निकाल लीजिए। इसका आप लड़के लेके आए हैं, झगड़ के लेके आए हैं। इसके अलावा चाहे रोडों की बात हो, एक चक्करगांव से घुघुती की रोड हो, चाहे उसकी बात हो, पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, एएनएम सेंटरों के लिए हमने मुद्दा उठाया। सत्ता में आए बगैर किया है, संघर्ष करके आंदोलनों के द्वारा किया है। हमारे ऊपर किसी कांग्रेस और भाजपा के नेता का हाथ नहीं रहा। हमने संघर्ष के द्वारा जनता को साथ में लेके, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, हमारे युवा साथियों का आशीर्वाद रहा, हमारी मातृशक्ति का मेरे साथ भरपूर स्नेह और सहयोग रहा। तो जनता के साथ मिलकर हमने इस लड़ाई को लड़ा है। तो एक भरोसा और आधार जनता को यही दिखाई दे रहा है। आज जनता कह रही है, मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के और बीजेपी के भी हमारे मित्र हैं, वो दिल से चाहते हैं कि राकेश नाथ जीते। उनको भी इस बात का भरोसा है कि अगर ये लड़का जीत गया तो काम तो करेगा यार। वो भी इस बात को मानते हैं अंतर्मन से। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमें राकेश जी आपके साथ। और धन्यवाद। आप 1.5 किलोमीटर चल के आए, उसके लिए धन्यवाद। तो पहाड़ की जो दुश्वारियां हैं, पहाड़ में जो दुर्गम इलाके हैं, आप देख रहे हैं एक प्रत्याशी को खुद जो है इंटरव्यू देने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है। और बहुत ख़ास बात, देखिए, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम हर किसी की राय आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक जो बात राकेश नाथ जी ने कही, चूँकि हम कई राजनेताओं से मिलते रहे हैं, इन्होंने जो मिसाल कायम की है, बगैर सत्ता में आए जो कारनामे, जो काम इन्होंने करके दिखाए हैं, वो इनकी बड़ी उपलब्धि है। और वही एक बड़ा सबूत है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो तमाम जो वायदे कर रहे हैं
उसको पूरा करेंगे और खरा उतरेंगे अपनी बातों पर। आप देख रहे हैं रायशुमारी। अभी सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।